तुमको गर्मी लग रही है ठंड लग रही है? इधर आ जाओ या वहाँ चल जाओ कोने में। हाँ जी बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन दिया था, सारे नहीं, दो दो बोला था मैंने, दो दो निकाल लो। ट्रेडिंग पी एंड एल से कैसे निकलता है? ट्रेडिंग में तो आता ही नहीं नॉन ऑपरेटिंग, पी एंड एल में आता है केवल। ट्रेडिंग मतलब ये जानना चाहते हो ऑपरेटिंग खर्चे कौन से होते हैं? डिराइव नहीं करते, ऑपरेटिंग कौन से होते हैं ये जान लो। सैलरी ऑपरेटिंग है, इंश्योरेंस ऑपरेटिंग है, रेंट ऑपरेटिंग है ना, और प्रिंटिंग स्टेशनरी ऑपरेटिंग है, पोस्टेज ऑपरेटिंग है, सेलिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग है, सेलिंग कमीशन ऑपरेटिंग है, डिस्काउंट अलाउड ऑपरेटिंग है, ये सब ऑपरेटिंग है। नॉन ऑपरेटिंग क्या होता है? लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना, लॉस ऑफ फायर, ये नॉन ऑपरेटिंग में आ जाता है। डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग है। प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं, बिजनेस से रिलेटेड। इनडायरेक्ट वेजेस, ये तो बिजनेस का मतलब बिजनेस पर्पज से ही होता है। ऑफ कोर्स, परचेज सेल से जो रिलेटेड हो, नॉन ऑपरेटिंग होता है। बिल्कुल। सीओजीएस ट्रेडिंग अकाउंट से निकल जाती है। सीओजीएस क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसमें जोड़ दो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सैलरी, डेप्रिसिएशन, रेंट, इंश्योरेंस, सब जोड़ दो, ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गई। कॉमन स्टॉक यानी इक्विटी शेयर्स, कॉमन स्टॉक यानी इक्विटी शेयर। स्टॉक क्या होता है? शेयर्स को स्टॉक बोलते हैं अपन, और कॉमन स्टॉक यानी कॉमन शेयर, कॉमन शेयर क्या होते हैं? इक्विटी शेयर। जॉइंट स्टॉक, जॉइंट स्टॉक क्या होता है? नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट से ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकलता है, और कंट्रीब्यूशन अलग चीज है। ईबीआईटी नेट प्रॉफिट नहीं होता, ईबीआईटी ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। और बोलो क्या कंफ्यूजन है? इनडायरेक्ट वेजेस पी एंड एल में आता है, पी एंड एल में डाल सकते हो आप इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के रूप में। सुपरवाइजर सैलरी, हाँ जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है। रिटेन अर्निंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, कैपिटल के नीचे। रिजर्व भी होता है, रिटेन अर्निंग रिजर्व भी होता है बेटा। और बोलो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालना नहीं है, ईबीआईटी से पहले का जो खर्चा होगा वो ऑपरेटिंग होगा। क्या आया? जीपी, जीपी के बाद ईबीआईटी भी है। ईबीआईटी कैसे निकलेगा? नीचे ईएटी, ईएटी दे रखा है, वो ईएटी से ईबीआईटी आ जाएगा। हाँ, उल्टा चले जाओ तो ईबीआईटी आ जाएगा, फिर जीपी और ईबीआईटी का डिफरेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है।
नहीं होते हैं, किसने कहा? बहुत बार बता चुका हूं। नेट प्रॉफिट होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। कैसे हो गया? ईबीआईटी होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में तो बहुत बड़ा फर्क है। नहीं होगी कंफ्यूजन। आप कंफ्यूज आप कर रहे हो, बताओ। आपको हर चीज लिखवा रखी कॉपी में, आप सारे नोट्स पढ़ लो कॉपी के, उनको याद कर लो। लॉस, लॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इनकम स्टेटमेंट से क्यों नहीं निकाल सकते? इनकम स्टेटमेंट थोड़ा सा डिफर बनेगा इसमें, बस। मैंने आपको समझाया था कंट्रीब्यूशन में और ग्रॉस प्रॉफिट में क्या फर्क होता है, फिक्स्ड कॉस्ट का फर्क होता है। आप कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए केवल वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हो, और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आप फिक्स कॉस्ट भी लेस कर देते हो। अब फिक्स कॉस्ट दो तरह की हो सकती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो आपको केवल जीपी में केवल डायरेक्ट कॉस्ट लेस करनी है, ईबीआईटी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों लेस हो जाती है। क्यों? आपने ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाए हुए क्या? आप तो ऐसे बातें कर रहे हो। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या निकल के आता है? क्या लिखवाना है बताओ इसको। फिर बस अरे देखो, सेल्स होती है, सेल्स में से क्या लेस करते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये आता है जीपी। ये जीपी होता है। इसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस कर दो। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस केवल कौन से वाले? ऑपरेटिंग वाले। तो ये इसको हम बोल सकते हैं ईबीआईटी। ठीक है। अब यहां पर दूसरा तरीका क्या है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो ये आता है कंट्रीब्यूशन, और माइनस कर देते हैं इसमें से क्या? फिक्स कॉस्ट, तो ये आता है ईबीआईटी। दोनों में फर्क है ना बेटा। यहाँ पे प्रेजेंटेशन का फर्क है, यहाँ पे वेरिएबल और फिक्स को यूज नहीं करते। यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और यहाँ पे हमने क्या करा है? वेरिएबल को अलग करा है, फिक्स को अलग करा है, दोनों अलग चीज। आप दोनों को मिक्स क्यों करना चाह रहे हो? ये समझ में नहीं आ रहा। आपसे क्वेश्चन में ये पूछेगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से कंट्रीब्यूशन निकालो, ऐसे पूछेगा? कभी नहीं पूछेगा ऐसे। दोनों अलग चीज है, दोनों को आप क्यों मिक्स कर रहे हो? हाँ बोलो। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होंगे? सैलरी, रेंट। हाँ ऑपरेटिंग लिखा है ना मैंने। डायरेक्ट एक्सपेंसेस बेटा यहाँ आते हैं यार, क्या कर रहे हो यार? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हे भगवान, आप तो यार बच्चों जैसी बातें करो। डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ आ जाते हैं। यहाँ हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट को अलग नहीं किया, यहाँ हमने वेरिएबल और फिक्स को अलग किया है। दोनों अलग चीज है बेटा, है ना। इनकम स्टेटमेंट अलग अलग तरीकों से बनती है और अलग अलग यूज के लिए बनती है। मुझे अगर मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड यूज करना है तो मैं ये इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा, जिसमें हम डिसीजन लेते हैं एडिशनल प्रोडक्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और वो मेरा जनरल इनकम स्टेटमेंट के लिए बनाया जाता है। फर्क है दोनों में। चीज एक ही है, आइटम्स एक ही हैं, बस उसका सेग्रीगेशन अलग है। यह हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी डायरेक्ट कॉस्ट अलग कर दी, इनडायरेक्ट कॉस्ट अलग कर दी। यहाँ वेरिएबल और फिक्स्ड में अपन ने डिफरेंशिएशन किया है। वेरिएबल और फिक्स में डिफरेंशिएशन किया है, तो दोनों का नेचर अलग है भी। और बोलो डाउट।
तो ये समझने की कोशिश करो, ये दोनों अलग चीज है, इनको मिक्स मत करो। हाँ, 4 क्वेश्चन हो गया। हो गया क्या? 5वां मुझे कराना है ना? 5वां निकाल लो। किसमें? फोर्थ में नहीं बोला था मैंने, फोर्थ का है नहीं कुछ कमेंट में। फोर्थ में खाली रेशियो निकालने थे आपको। बोला है क्या? आर देयर एनी प्रॉब्लम? कमेंट अलग चीज होती है, प्रॉब्लम अलग चीज होती है। आपको प्रॉब्लम में ये बता देना है कि भाई 3 साल दिए हुए ना, इसमें प्रॉफिट बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं, टर्नओवर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, ये बताना है। लिक्विडिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में नव्या लिमिटेड की इंफॉर्मेशन है आपके पास। नव्या लिमिटेड की इंफॉर्मेशन है, उसकी बैलेंस शीट दी हुई है और इनकम स्टेटमेंट भी दिया हुआ है, ठीक है? और इंडस्ट्री के रेशियो दिए हुए हैं। इंडस्ट्री क्या होती है? ग्रुप ऑफ कंपनीज को हम इंडस्ट्री बोल देते हैं। इंडस्ट्री का रेशियो, एवरेज रेशियो दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है? नव्या का रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है? नव्या का। नव्या की बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट है, उससे उसका रेशियो निकलेगा। फिर आपको दोनों को कंपेयर करना है और बताना है कि कौन बेटर पोजीशन में है, नव्या या इंडस्ट्री, कौन बेटर पोजीशन में है, ये आपको बताना है, ठीक है जी? तो आ जाइए, 3 कॉलम बना लीजिए, 4 कॉलम। एक कॉलम बन जाएगा फॉर्मूले के लिए, एक बन जाएगा नव्या के लिए, एक छोटा कॉलम बना लीजिए इंडस्ट्री के लिए क्योंकि उसका तो दिया हुआ है रेशियो, और एक बना लीजिए कमेंट के लिए। सबसे पहले इंडस्ट्री का देखो कौन सा रेशियो दिया हुआ है, बुक है सबके पास। इंडस्ट्री का कौन सा रेशियो है? यानी करंट रेशियो है। क्या फॉर्मूला होता है? करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। नव्या की करंट असेट, ये देखो नव्या की करंट असेट में आप करंट असेट में 3 आइटम आएंगे और इसकी करंट लायबिलिटी में ये 3 आइटम आएंगे। इनका टोटल करो 5280 और करंट लायबिलिटी का टोटल 1980। 5280 और 1980, तो 5280 डिवाइड बाई 1980 कितना आया? 2.67 कर दूं। इंडस्ट्री का क्या रेशियो कितना दिया हुआ है?
अब आपको कमेंट करना है, बताओ कौन बेटर पोजीशन में है, नव्या या इंडस्ट्री? इंडस्ट्री ज्यादा तो दोनों का ही है, ज्यादा आइडियल से कंपेयर करो दोनों का ही ज्यादा है। हाँ तो आप क्या लिखोगे, नव्या लिमिटेड इज हाईली लिक्विड देन इंडस्ट्री। लिक्विड पोजीशन नव्या की अच्छी है, नव्या लिमिटेड की लिक्विड पोजीशन ज्यादा सॉलिड है। यानी लाइबिलिटीज को पेमेंट करने की जब बारी आएगी तो नव्या लिमिटेड ज्यादा लिक्विड है, अच्छे से पेमेंट कर देगी इंडस्ट्री की तुलना में। आगे समझो, दूसरा रेशियो क्या है, हैं? सेल्स अपॉन डेटर्स, यानी डेटर टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो होता ही है। नव्या की सेल देखो कितनी है, 1 करोड़ 10 लाख, और डेटर्स कितने हैं, 11 लाख। कितना हो गया, 10 टाइम्स। इंडस्ट्री का है 8 टाइम्स। तो डेट टर्नओवर रेशियो ज्यादा होना चाहिए कि कम, ज्यादा। तो कौन बेटर पोजीशन में, तो आप लिखोगे नव्या इज इन बेटर पोजीशन as it sells against debtors is more, क्योंकि इसकी सेल डेटर के अगेंस्ट ज्यादा है, इसकी सेल डेटर के अगेंस्ट ज्यादा है।
तीसरा रेशियो क्या है? सेल्स टू स्टॉक, यानी स्टॉक टर्नओवर रेशियो, लेकिन इसने फॉर्मूला दे दिया सेल्स टू स्टॉक। सेल्स कितनी है? 110 लाख। स्टॉक कितना है? कितना है? 3 इंडस्ट्री का कितना है? 9। कौन बेटर पोजीशन में? इंडस्ट्री है ना, तो आप क्या लिखोगे? इंडस्ट्री इज इन बेटर पोजीशन और ये किस कारण से हुआ? ड्यू टू ओवर स्टॉकिंग। ओवर स्टॉकिंग इन नव्या। नव्या में क्या हुआ? ओवर स्टॉकिंग होगी। सेल्स में प्रॉब्लम नहीं है, सेल्स में प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि डेटा टर्नओवर रेशियो ज्यादा आ रहा है। सेल में प्रॉब्लम नहीं है नव्या की, स्टॉक में प्रॉब्लम है। स्टॉक ज्यादा कर लिया, स्टॉक में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया, खरीद लिया है, बना दिया, स्टॉक में ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया, ये प्रॉब्लम आ गई। उससे क्या होगा? इसका स्टॉक टर्नओवर रेशियो डाउन हो गया। क्लियर है? तो कमेंट ऐसे करना है आपको, इस तरह से। ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ भाई कमेंट समझ में आ जाए कैसे करना है। फोर्थ क्या है? सेल्स टू टोटल असेट, यानी असेट टर्नओवर। बेटा सेल्स कितनी है? 110 लाख। टोटल असेट कितनी है? 77 लाख। बताओ जी। वन 1.43। इंडस्ट्री का कितना है? 2। तो कौन बेटर पोजीशन में है? और ये प्रॉब्लम एक ही चीज के कारण आ रही है अभी भी, ओवर स्टॉकिंग। अब आप बोलोगे ओवर स्टॉकिंग पे क्यों आ रहा है इंपैक्ट? असेट पे ओवर स्टॉकिंग, अरे असेट स्टॉक भी तो असेट का ही पार्ट है। स्टॉक बढ़ गया तो टोटल असेट भी बढ़ गई, तो ओवर स्टॉकिंग की प्रॉब्लम का इफेक्ट यहां भी आ रहा है। नंबर 5, हाँ सेम हो गया ना। इंडस्ट्री बेटर पोजीशन में ड्यू टू ओवर स्टॉकिंग। नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स, यानी नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। नव्या का नेट प्रॉफिट बताओ। 231। सेल्स कितनी है? कितना परसेंट हुआ? 0.021। और इंडस्ट्री का कितना है? 3.5। नेट प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए कि कम? तो क्या लिखोगे? इंडस्ट्री इज इन बेटर पोजीशन। इंडस्ट्री की पोजीशन ज्यादा अच्छी है। अब इसमें रीजन क्या लिख सकते हो? रीजन इसमें लिख सकते हो एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए होंगे। टैक्स तो सब जगह एक जगह लगता है। एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए होंगे, ये लिख सकते हो आप, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा हो गई होगी। नेक्स्ट रेशियो, नेक्स्ट नेट प्रॉफिट टू टोटल असेट, यानी रिटर्न ऑन टोटल असेट। तो क्या फॉर्मूला होगा? नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल असेट इनटू 100। नेट प्रॉफिट में ईएटी लेना है 2,31,000 अपॉन 100, कितना असेट कितना है? 77 लाख इंटू 100। बताओ जी। 3%।
इंडस्ट्री का कितना है? तो इंडस्ट्री बेटर पोजीशन में है। अब इसके दो कारण हो सकते हैं भी, इसका नेट प्रॉफिट भी कम है और दूसरा ओवर स्टॉकिंग ज़्यादा है। नेट प्रॉफिट भी कम है, अपन ने ऊपर निकाला नेट प्रॉफिट टू सेल्स, वो भी कम है इसका, और नेट प्रॉफिट कम है, दूसरी प्रॉब्लम है ओवर स्टॉकिंग की। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है? नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। तो नेट प्रॉफिट अपॉन नेट वर्थ इंटू 100। नेट प्रॉफिट है 231 और नेट वर्थ में आता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस 50 से, केवल शेयर कैपिटल है 48 लाख, केवल शेयर कैपिटल है इसके पास। बताओ जी, हैं? और इंडस्ट्री का कितना है? 10.5%। तो कौन बेटर पोजीशन में? इंडस्ट्री। तो आप लिखोगे इंडस्ट्री इज इन बेटर पोजीशन, और इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? नेट प्रॉफिट इज लेस और ओवर कैपिटल, ओवर कैपिटल प्रॉब्लम हो सकती है। एंड द लास्ट वन इज टोटल डेब्ट टू टोटल असेट, यानी सॉल्वेंसी रेशियो। बेटा सॉल्वेंसी रेशियो, और क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डेब्ट अपॉन टोटल असेट। टोटल डेब्ट कितनी है नव्या की? टोटल आएगा इसमें, टोटल डेब्ट। इक्विटी को छोड़ दो। अरे इक्विटी कितना है? 48 लाख ना, उसको छोड़ दो। और टोटल असेट है 77 लाख। कितना परसेंट आया बताओ? परसेंट में आ रहा है ये। 37.6%। इंडस्ट्री का कितना है? 60। बताओ कौन बेटर पोजीशन में है? नहीं, नव्या। नव्या इज मोर सॉल्वेंट। नव्या लिमिटेड इज मोर सॉल्वेंट देन इंडस्ट्री। और किस कारण से? ड्यू टू लेस डेप्ट। इसकी डेप्ट कम है, नव्या की डेप्ट कम है, तो नव्या ज्यादा सॉल्वेंट है ना। चुकाने की क्षमता, डेप्ट को पेमेंट करने की क्षमता।
हो गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 डन। 6 होमवर्क था, हो गया। 7 हो गया। 7 हो गया क्या? 8 8 में कराऊंगा, 8 देख लो तो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 निकालो। देखो इसमें आपको अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रेशियोज दिए हुए हैं। 31 दिसंबर 16 के जीपी है, नेट प्रॉफिट है, रॉ मटेरियल है, डायरेक्ट वेजेज है, रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड्स का स्टॉक है, डेटर कलेक्शन पीरियड है, सारी सेल्स क्रेडिट पे लेनी है, फाइनेंशियल रेशियो है, फिक्स एसेट टू सेल, फिक्स एसेट टू करंट एसेट, करंट रेशियो, लॉन्ग टर्म लोन टू करंट लायबिलिटी और कैपिटल टू रिजर्व। अब फिक्स एसेट की वैल्यू आपको दे रखी है पिछले साल की 26 लाख, और अब इन इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए 2016 का पीएनएल, ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट आपको बनाना है। केवल पूरे क्वेश्चन में एक डेटा दिया हुआ है फिक्स एसेट 26 लाख, बाकी आपको निकालना पड़ेगा। फिक्स एसेट दिया हुआ है ना, तो फिक्स एसेट से रिलेटेड रेशियो सेल्स है, करंट एसेट, करंट रेशियो, ये सब निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए पहले हम रेशियो सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में फिर अपन पीएनएल और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो वर्किंग नोट 1, क्वेश्चन नंबर 8 का वर्किंग नोट 1, आपको दिया हुआ है फिक्स एसेट टू सेल्स। क्या फॉर्मूला बनेगा इसमें? फिक्स एसेट अपॉन, और ये कितना दिया हुआ बेटा है? 1:3 यानी 1/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, तो 3 इंटू फिक्स एसेट इक्वल्स टू सेल्स, तो सेल्स कितना आ जाएगा? फिक्स एसेट सेल्स कितना हो जाएगा? फिक्स एसेट 26 लाख है, इंटू 3 78 लाख। दूसरा रेशियो क्या है? फिक्स एसेट टू करंट एसेट। क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा? फिक्स एसेट अपॉन करंट एसेट, और ये रेशियो कितना है? 13:11। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 11 इंटू फिक्स एसेट, 13 इंटू करंट एसेट, तो करंट एसेट की वैल्यू आ जाएगी 22 लाख। वर्किंग नोट 3, करंट रेशियो दे रखा है, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाओ, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। कितना कितना दिया हुआ है रेशियो? 2:1 यानी 2। तो करंट लायबिलिटी क्या हो गया? करंट एसेट अपॉन 2, 11 लाख। कॉपी करो यहां तक, और कहीं भी डाउट हो तो पूछो। हो गया बेटा? अब कौन सा रेशियो दिया हुआ है इसके बाद?
लॉन्ग टर्म लोन टू करंट लाइबिलिटी, क्या फॉर्मूला बनेगा? लॉन्ग टर्म लोन अपॉन करंट लाइबिलिटी, क्या रेशियो है ये बेटा? 2:1 यानी 2। तो लॉन्ग टर्म लोन कितना हो गया? 2 इंटू करंट लाइबिलिटीज। अब बेटा ध्यान दीजिए, टोटल लाइबिलिटीज किसके बराबर होता है? टोटल लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है? इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस करंट लाइबिलिटी। और टोटल असेट में क्या आता है? फिक्स असेट प्लस, इक्विटी नहीं है हमारे पास, लॉन्ग टर्म डेट हमने निकाल लिया, करंट लाइबिलिटी हमने निकाल लिया, फिक्स असेट हमने निकाल लिया, हमारे पास है, करंट असेट हमने निकाल लिया। तो इसका मतलब इक्विटी कितना होगा? अब बेटा इक्विटी में क्या चीज आती है मोस्टली? कैपिटल प्लस रिजर्व। इक्विटी में यही तो आता है, कैपिटल और रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व में आपस में क्या रेशियो है? 1:4। यानी कैपिटल 1 है तो रिजर्व कितना है? कैपिटल टू रिजर्व 1:4 का रेशियो है। तो डिवाइड कर दो, कैपिटल कितनी है इसका मतलब शेयर कैपिटल 15 लाख का 1/4 375 1/5 आएगा। और रिजर्व्स 15 लाख का 4/5 12। बताओ इसमें कोई डाउट? कैपिटल, कैपिटल में क्या आता है? हो गया बेटा? बैलेंस शीट बन गई, लेकिन अभी P&L के आइटम लाने ना। अब वर्किंग नोट नेक्स्ट। अब आपको जीपी दिया हुआ है, जीपी रेशियो, तो सेल से जीपी निकल जाएगा। क्या रेट है? 15% निकालो, कितना है? एनपी निकल जाएगा। क्या रेट है एनपी की? 624,000। बेटा जीपी आ गया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आ जाएगा, सेल्स माइनस जीपी।
बेटा एनपी आ गया तो एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जीपी माइनस एनपी। हो गया बेटा। अब कौन सा रेशियो है? डी निकालेंगे, उससे पहले आओ, जीपी ने एनपी के बाद क्या है? रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना है? 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। और वर्क कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो 66-30 का कितना परसेंट? 20%। बताओ कितना है? 13-26। वेजेस कितना है? वर्क कॉस्ट का 10%, कितना होएगा? ये हो गया। इसके बाद क्या है? रॉ मटेरियल स्टॉक, तो वर्किंग नोट। रॉ मटेरियल स्टॉक कितना है? 3 मंथ्स यूजेस। क्या मतलब हुआ है? हम इतना स्टॉक रखते हैं कि 3 महीने का यूज हो जाए। बेटा पूरे साल में कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है? ये पूरे साल में ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ही तो है, ये पूरे साल का है 13-26। और हम कितना स्टॉक रखते हैं? इतना कि 3 महीने का यूज हो जाए, यानी 3/12। यानी कितना स्टॉक रखते हैं? 3,31,500 ये रॉ मटेरियल स्टॉक है। हेलो, हाँ सर। अरे यार, मेरे क्या मिलना नहीं हो रहा। आज आ जाओ, रुक जाओ, कल बता दूंगा, है ना फाइनल। आज आ जाओ, रुक जाओ, है ना, कल फाइनल है। नहीं नहीं, कल फाइनल है ना। रॉ मटेरियल स्टॉक आ गया 3,31,500। फिनिश गुड्स स्टॉक कितना है? फिनिश गुड स्टॉक 6% ऑफ, यानी 66-30 का 6%, 390। वर्किंग
डेब्ट कलेक्शन पीरियड कितना है? 60 डेज है। अब पूरे साल में क्या लोगे? 365 या 360 दिन? वैसे तो कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। 365 लोगे तो आंसर जो है पॉइंट में आ जाएगा, और 360 लोगे तो एग्जैक्ट आ जाएगा। तो नीचे नोट डाल दो कि हमने एक साल में 360 दिन लिए। तो नंबर ऑफ डेज अपॉन डेटर टर्नओवर रेशियो, ये कितना है? 60 दिन। तो डेटर टर्नओवर रेशियो क्या हो जाएगा? 360 अपॉन 60 यानी 6 टाइम्स, एग्जैक्ट आ जाएगा ना इससे। देखो 365 लेते तो ये 36 पॉइंट समथिंग आ जाता। नोट जरूर डाल देना। अब डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। एवरेज तो है नहीं, खाली डेटर्स लिख दो। तो इससे हमारे पास डेटर आ जाएंगे नेट क्रेडिट सेल, पूरी सेल को ही नेट क्रेडिट सेल मानना है, यानी 78 लाख डिवाइड बाई 6, तो ये आ जाएगा 13 लाख। हाँ जी बच्चों, हो गया। अब आप ट्रेडिंग इन पी एंड एल और बैलेंस शीट बना सकते हो। तो बनाते हैं ट्रेडिंग इन पी एंड एल। सबसे पहले बाय सेल्स। सेल्स कितनी बेटा? और इधर क्या दिखा देंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? अब इसको बाइफरकेट कर सकते हो आप, जैसे इसमें अपन ने रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाला था कितना? 13,26,000। वेजेस निकाला था कितना? 6,63। और बाकी को किस में डाल दो? अदर में। इसमें से इन दोनों को लेस कर दो, ये अदर आ जाएगा। बोलो जी। 46,41,000। नॉट जीपी। जीपी हमने निकाल लिया था 1170। बाय जीपी आ जाएगा 1170। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी निकाल लिए थे अपन ने। कितने आए थे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? 5। और नेट प्रॉफिट भी निकाल दिया था अपन ने, कितना आया था? ये लो जी, बन गया ट्रेडिंग पी एंड एल।
हाँ जी, हो गया, डन. नाउ कम्स टू द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में क्या क्या निकाल लिया हमने? कैपिटल, शेयर कैपिटल कितनी निकाल ली थी? रिजर्व्स, लॉन्ग टर्म डेब्ट, करंट लायबिलिटीज, टोटल, असेट साइड में फिक्स असेट गिवन थी, करंट असेट कितनी निकाली थी? इसमें बाइफरकेशन कर सकते हो. स्टॉक कितना निकाला था? स्टॉक भी दो तरह का, रॉ मटेरियल का स्टॉक अलग है, फिनिश गुड्स का अलग है. 331,500 और 397. डेटर्स कितने निकाले थे? है ना, तो बाकी को किस में डाल दो? कैश बैलेंस में. बताओ जी, कैश बैलेंस कितना है? चला दो. हो गया ये? हाँ जी. इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 हो गया क्या बेटा? नहीं हुआ? क्या चीज़ नहीं हुई बताओ? वही नहीं हुआ, बहुत इजी है. देखो मैं करवाता हूँ. इनकम स्टेटमेंट बनाओ. इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या आता है? सेल्स. यहाँ पे कौन सा इनकम स्टेटमेंट चलेगा? सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या आएगा? जीपी. लेस करोगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो क्या आएगा? ईबीआईटी. लेस करोगे इंटरेस्ट तो क्या आएगा? ईबीटी. लेस करोगे टैक्स तो क्या आएगा? ईएटी. आपके पास सेल भी है क्वेश्चन में, कितनी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है, तो जीपी कितना हुआ? 42 लाख, है ना. ईएटी भी है क्वेश्चन में. ईएटी रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकाला होगा ना आपने? नेट प्रॉफिट टू सेल्स. हाँ, नेट प्रॉफिट टू सेल्स इसका 6.25% निकालो. 60 लाख का 6.25%, 3,75,000.
टैक्स की रेट है 50%। अब बेटा सोचो ये 50% के बाद ये आना चाहिए, तो इसका टैक्स कितना होगा? सेम सेम ही होगा ना टैक्स। तो ये क्या होगा? इंटरेस्ट डिवेंट इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको, तो ईवीआईटी कितना हो गया? अब क्या नहीं निकालना, क्या आ जाएगा? अब कितना आएगा? 33,90,000 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गया बैलेंसिंग फिगर में। हो गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 10 हो गया? हो गया? तो बाकी के क्वेश्चन 10 के बाद वाले अब होमवर्क है, जितने कर सको। बोल दिया ना, जितने कर सको। हाँ ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही।